चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए फर्स्ट टर्म अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी कैपिटल। देखिए आपने ये वर्ड सुना होगा कैपिटल। तो कैपिटल आपने वर्ड सुना होगा किस कंटेक्स्ट में, कि जैसे जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। लेकिन हमारे हमारे अकाउंट्स में या बिजनेस में कैपिटल का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टाइम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम हम उसमें टोटल जो भी अमाउंट हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। ये फर्स्ट टाइम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम हम उसमें टोटल जो भी अमाउंट हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। कि कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमने जो भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। जैसे सपोज करो अपन एक स्टेशनरी की शॉप ओपन कर रहे हैं, हम एक स्टेशनरी की शॉप ओपन कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले अपन ने क्या करा, एक शॉप परचेज करी। स्टेशनरी की शॉप खोल रहे हैं तो अपन ने एक शॉप परचेज करी, सपोज करो 20 लाख की। फिर उस शॉप में अपन ने कुछ फर्नीचर परचेज करा। फर्नीचर परचेज करा सपोज करो 10 लाख का। तो शॉप आ गई, शॉप में फर्नीचर आ गया। अब अपन काय की शॉप ओपन करने जा रहे थे, स्टेशनरी। तो अपन ने कुछ क्या करा, कुछ स्टेशनरी का अमाउंट पर कुछ स्टेशनरी परचेज करी, पेन पेंसिल रबर शार्पनर कॉपी रजिस्टर वगैरह परचेज करे। कितने के, 10 लाख के। यानी आज इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें टोटल कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें 40 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। तो ये 40 लाख रुपीस हमारे बिजनेस की क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। तो फर्स्ट टाइम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम हम उसमें टोटल जो भी अमाउंट हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। समझ में आ गया कैपिटल क्या होती है, कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम पहली बार उसमें जो भी टोटल अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड टू स्टार्ट द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम अपने बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट है आपके असेट्स। असेट क्या होते हैं, ऐसी कोई भी चीज जिसकी हेल्प से आपको अपने बिजनेस को रन करने में हेल्प मिले। ऐसी कोई भी चीज जिसकी हेल्प से आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, जो आपके बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रही है, ऐसी कोई भी थिंग, उसको अपन क्या बोलेंगे, असेट बोलेंगे। ऐसी कोई भी चीज जिससे आपका बिजनेस रन हो रहा है, बिजनेस काम कर रहा है, इसकी वजह से आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, असेट कहलाएगी। जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूं, तो इस क्लास को लेने के लिए मेरे को मैं किन किन चीजों की हेल्प से मैं क्लास ले रहा हूं, लैपटॉप, राइटिंग पैड, मॉडेम, ठीक है ना, टेबल, चेयर, बुक। तो इन सब चीजों की हेल्प से मैं ये क्लास कंडक्ट कर पा रहा हूं, तो ये सब मेरे क्या कहलाएंगे, असेट्स कहलाएंगे। ये सब मेरे क्या हैं, असेट्स हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को रन करो, ऐसी कोई भी चीज जो आपके बिजनेस को रन करने में आपकी हेल्प करते हैं, तो वो सब आपके बिजनेस के क्या कहलाते हैं, असेट्स कहलाते हैं। वो सब आपके बिजनेस की क्या कहलाएंगे, असेट्स कहलाएंगे। तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म, मैंने आपको बताया था सोल प्रोप्राइटर क्या होती है। एक ऐसी बिजनेस फर्म जिसको एक सिंगल पर्सन क्या कर रहा है, कंट्रोल और मैनेज कर रहा है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहलाती है। एंड व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म, जहां पे दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके जब किसी बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, तो वो आपकी पार्टनरशिप कहलाती है। तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म के लिए, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म अपने असेट्स को मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका फिक्स्ड असेट। क्या होता है, फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, दोज असेट्स which cannot be purchased for resale purpose। ऐसे असेट जिसको हम अपने बिजनेस में रीसेल करने के लिए, दोबारा सेल करने के लिए परचेज नहीं करते हैं, वो सब हमारे फिक्स्ड असेट्स कहलाते हैं।
ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लैपटॉप परचेस किया, तो ये लैपटॉप जो मैंने परचेस करा इसको सेल करने के लिए परचेस नहीं करा, तो दिस लैपटॉप इज माय फिक्स्ड एसेट। ये जो राइटिंग पैड है, ये जो मेरा राइटिंग पैड है जिससे मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसको भी मैंने परचेस किया था लेकिन रीसेल करने के लिए परचेस नहीं करा था, तो दिस राइटिंग पैड इज माय फिक्स्ड एसेट। ये जो टेबल और चेयर पे मैं बैठा हूं इसको भी मैंने रीसेल पर्पस के लिए परचेज नहीं किया था, तो दिस टेबल एंड चेयर इज माय फिक्स्ड एसेट। तो ये टेबल और चेयर मेरी क्या होगी, फिक्स्ड एसेट्स होंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी परचेज फॉर रीसेल पर्पस इन द बिजनेस। ऐसे एसेट जो बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए परचेज नहीं किए जाते, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। आपका स्कूल है, तो आपके स्कूल में जो बिल्डिंग परचेस करी, तो बिल्डिंग को परचेस किया था तो रीसेल करने के लिए परचेस नहीं करा था, तो बिल्डिंग इज अ फिक्स्ड एसेट फॉर स्कूल। आपके स्कूल में जो फर्नीचर है, तो स्कूल में जो फर्नीचर परचेस किया गया वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा गया था, तो फर्नीचर इज द फिक्स्ड एसेट फॉर द स्कूल। आपके स्कूल में हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, तो जो स्मार्ट बोर्ड परचेस किए थे वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदे थे, तो स्मार्ट बोर्ड इज अ फिक्स्ड एसेट फॉर द स्कूल। अभी आपके स्कूल में सोलर पैनल लग रहे हैं, अभी आपके स्कूल में क्या लग रहे हैं, सोलर पैनल लग रहे हैं, तो वो जो स्कूल ने सोलर पैनल परचेस करे हैं वो रीसेल पर्पस के लिए, बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं, तो वो जो सोलर पैनल है वो हमारे क्या हो गए, फिक्स्ड एसेट्स हो गए। तो दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी परचेज फॉर रीसेल पर्पस आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। नाउ व्हाट इज करंट एसेट्स, करंट एसेट्स क्या होते हैं, those assets which can be purchased for resale purpose। ऐसे एसेट जो रीसेल पर्पस के लिए ही परचेस किए जाते हैं वो हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने स्टेशनरी की शॉप खोली थी, तो उसमें ये जो स्टेशनरी का सामान अपन ने परचेस किया था, तो स्टेशनरी का ये जो सामान अपन ने परचेस करा है, इसको परचेस करने का मोटिव ही क्या था, इसको परचेस करने का मोटिव था कि इसको परचेस करेंगे और फिर शॉप पे ले जाके सेल करेंगे, तो ये स्टेशनरी हमारी क्या हो गई, करंट एसेट्स हो गए। तो दोज एसेट व्हिच कैन बी परचेज फॉर रीसेल पर्पस आर कॉल्ड करंट एसेट। या फिर एक और डेफिनेशन हो सकती है, दोज एसेट्स व्हिच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, दोज एसेट्स व्हिच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश आर कॉल्ड करंट एसेट्स। और इसी तरीके से फिक्स्ड एसेट की भी डेफिनेशन हो सकती है फिक्स्ड एसेट्स की, क्या कि दोज एसेट व्हिच कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। समझ में आ गया करंट एसेट्स क्या है। जैसे आपके स्कूल में अभी जब सेशन स्टार्ट हुआ था, तो सेशन स्टार्ट होने से पहले इन द मंथ ऑफ फरवरी स्कूल ने क्या करा, कुछ कॉपीज रजिस्टर बुक्स परचेज करी थी। तो वो जो कॉपी रजिस्टर या जो बुक्स परचेज हुई थी वो काय के लिए हुई थी, रीसेल करने के लिए, कि जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तो पेरेंट्स को ये रजिस्टर एंड बुक्स क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो ये जो स्कूल में हमने जो ये बुक्स परचेज करी, जो बुक्स परचेज करी, जो रजिस्टर कॉपीज परचेज करी, तो इनको परचेज करने का मोटिव क्या था कि इनको परचेज करके सेल करना है। तो ये जो रजिस्टर हो गए, कॉपीज हो गई, या फिर आपकी स्कूल डायरी हो गई, ये सब क्या होंगे, करंट एसेट्स होंगे, क्योंकि इनको परचेस करने का मोटिव ही क्या है कि इनको बाद में जाके इनको क्या करेंगे, रीसेल करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स तो वो एसेट्स होते हैं व्हिच कैन नॉट बी परचेज फॉर रीसेल पर्पस, और करंट एसेट्स क्या होते हैं, दोज एसेट्स व्हिच कैन बी परचेज फॉर रीसेल पर्पस, तो वो आपके करंट एसेट्स कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, टेंजेबल। टेंजेबल एसेट्स क्या होते हैं, दोज एसेट्स व्हिच कैन बी टच एंड सी। मेरे सामने लैपटॉप है, मैं देख रहा हूं और ये छू भी रहा हूं, तो लैपटॉप इज माय टेंजेबल एसेट। मेरा राइटिंग पैड है, दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है मेरे को, और मैं छू भी रहा हूं हाथ से, तो दिस राइटिंग पैड इज माय टेंजेबल एसेट। तो बोलोगे सर अभी तो फिक्स्ड एसेट बोला था, तो मेरे लैपटॉप का पूरा नाम क्या हो गया, मेरे लैपटॉप का पूरा नाम हो गया, इट इज अ टेंजेबल फिक्स्ड एसेट। माय लैपटॉप इज माय टेंजेबल फिक्स्ड एसेट। ये जो राइटिंग पैड है, ये राइटिंग पैड का भी पूरा नाम क्या है,
माई राइटिंग पैड इज माई टेंजेबल फिक्स्ड एसेट, माई टेंजेबल फिक्स्ड एसेट, राइट? So those assets which can be touched and see are called tangible asset. And what is intangible assets? Intangible assets क्या होते हैं? Those assets which cannot be touch and see, but feel are called intangible assets, right? For example patents, goodwill, copyrights, ठीक है ना? कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये नोट्स की स्टार्टिंग में एक चीज नोट करी थी, देखो ये आपके स्कूल का लोगो है। अब सपोज करो आज मैं अपना स्कूल ओपन करता हूं और मैं स्कूल को ओपन करके यही नाम रख लेता हूँ एमपीएस इंटरनेशनल और यही लोगो यूज करता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो लोगो है इसका हमारे स्कूल ने क्या करवा रखा है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, वहां पे जाके अपन क्या करते हैं, हमारी जैसे लोगो जो भी बिजनेस के लोगोस वगैरह होते हैं उनका हम जाके क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एक फीस डिपॉजिट करवा के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर उस लोगो को यूज करने का राइट क्या होता है, आपको मिल जाता है। तो यानी आज इस लोगो को केवल एमपीएस इंटरनेशनल यूज कर सकता है। आज आप और मैं मिलके स्कूल स्टार्ट कर लें तो वहां पे अपन इस लोगो को यूज नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो पहले स्कूल वाले तो हमें नोटिस देंगे कि इसको हटा दो, ये हम यूज करेंगे, इस पे हमारा राइट है और कोई यूज नहीं कर सकता, और नहीं करेंगे तो कोर्ट में केस होगा और हमें फिर इसकी बहुत हैवी पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी आज स्कूल को पता है कि ये जो लोगो है इसको यूज करने का राइट केवल हमारे पास है और किसी के पास नहीं है, तो ये क्या हो गया, स्कूल का इंटेंजिबल एसेट हो गया। कॉपीराइट्स क्या होते हैं? कभी आपने बुक नोट किया हो कि आपकी जो बुक्स हैं, बुक्स पे इस तरीके से लिखा होता है, सी और ऐसे गोला बना होता है और फिर इसके आगे लिखा होता है कॉपीराइट। जैसा आपकी जो बुक है डीके गोयल, इसका मैंने बताया था, इसका पब्लिकेशन कौन है, आर्यन पब्लिकेशन। यानी इस डीके गोयल की बुक को बनाने का जो राइट है वो किसके पास है, आर्यन पब्लिकेशन के पास है। आर्यन पब्लिकेशन के पास ये कॉपीराइट कैसा है? वही गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे गए, एक अमाउंट डिपॉजिट कराया और अमाउंट डिपॉजिट कराने के बाद इस आर्यन पब्लिकेशन को इस बुक को प्रिंट करने का कॉपीराइट मिल गया। आज ऐसी डीके गोयल की जो बुक है अपन भी कर सकते हैं। आज अपन अभी क्लास में 21 स्टूडेंट्स हैं, इसमें अराउंड 400 पेजेस हैं, तो हर कोई 20 पेजेस क्या करो, टाइप करो बुक के और फिर उसको कंपाइल कर लेते हैं, तो हम भी ये बुक बना के सेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसका राइट किसके पास है, इस आर्यन पब्लिकेशन के पास है। आप और मैं ये काम करेंगे, इस डीके गोयल की बुक को सेल करेंगे तो हम पे कोर्ट केस होगा और हमको एक बहुत हैवी अमाउंट की पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी आज इस डीके गोयल की बुक को सेल करने का जो राइट है वो केवल आर्यन पब्लिकेशन के पास है। तो इस राइट को वो फील कर सकता है आर्यन पब्लिकेशन, ना देख सकता है ना छू सकता है, बट फील कर सकता है कि हाँ आज इंडिया में, पूरे इंडिया में इस डीके गोयल की जो बुक है इसको केवल मैं ही प्रिंट करके सेल कर सकता हूं, कोई नहीं कर सकता। तो दिस इज अ इंटेंजिबल एसेट। तो ये कॉपीराइट होता है, ये आपका इंटेंजिबल एसेट होता है। तो समझ में आ गए इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी टच एंड सी बट फील, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? इंटेंजिबल एसेट्स कहलाएंगे, राइट? करंट एसेट्स का मतलब मैंने आपको बताया, दोज एसेट्स which can be purchased for resale purpose। ऐसे करंट एसेट जिसको रीसेल पर्पस के लिए परचेज किया जाता है वो हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि इन द मंथ ऑफ फरवरी आपके स्कूल में नेक्स्ट सेशन के लिए बुक्स परचेज करी गई, कॉपी रजिस्टर परचेज किए गए, तो उनको परचेज करने का मोटिव ही क्या था कि जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तो उस समय अपन ये बुक और रजिस्टर्स को क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो वो आपके क्या कहलाएंगे? करंट एसेट्स कहलाएंगे। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं? दोज एसेट्स व्हिच कैन बी परचेज फॉर रीसेल पर्पस, वो हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं।
ये क्लियर है सबको व्हाट इज टेंजेबल एंड व्हाट इज इंटेंजेबल एसेट? टेंजेबल एसेट्स होते हैं दोज एसेट which can be touch and see, वो तो tangibles हो गए, and those assets which cannot be touch and see but feel is called intangible assets. Next is wasting assets. Wasting assets क्या होते हैं? ऐसे assets जिनको हमने परचेज किया, जिसको हमने परचेज करा, अब परचेज करने के बाद हम चाह रहे हैं कि हम इसको किसी को सेल कर दें, हमारा यूज खत्म हो चुका है तो हम इसको इस एसेट को किसी को सेल कर देते हैं। तो ये ऐसे एसेट हैं जो कोई आपसे फ्री में भी नहीं लेगा। सेल करने की तो दूर की बात है, अगर आप ये एसेट किसी को फ्री में दोगे तो फ्री में भी नहीं लेगा। तो ऐसे एसेट्स होते हैं वेस्टिंग एसेट। कोई मेरे को एग्जांपल बता सकता है वेस्टिंग एसेट का? कि एक ऐसा एसेट जिसको आपने परचेज करा, परचेज करने के बाद आपने उसको यूज में लिया और यूज में लेने के बाद आप चाह रहे हो कि आप किसी को इसको सेल कर दो, तो मैं कह रहा हूं सेल करना तो दूर, कोई फ्री में भी नहीं लेगा, तो वो हमारे वेस्टिंग एसेट्स कहलाते हैं। कोई बताएगा एग्जांपल इसका वेस्टिंग एसेट्स का? इसके एग्जांपल्स होते हैं माइंस। जैसे आपने एक कोल माइन परचेज करी, अब आपको पता होगा कोल माइन कहां पे होती है। कोल माइन अर्थ के हजारों थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर नीचे, अर्थ के नीचे हमारी कोल माइंस होती हैं। तो सपोज करो अपन ने कोल माइन परचेज करी, तो आपको ये भी पता होगा कि एक जो कोल माइन होती है उसके अंदर जो कोल होता है वो लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार कोई कोल माइन अगर आपको मिल गई तो फिर अब उसमें से कोल निकलते रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो कोल माइन अगर सपोज करो आपने कोल माइन परचेस करी तो नेचुरल बात है उसमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में कोल होगा। अब उस कोल माइन में से आपने सारा कोल निकाल लिया, वो माइन खाली हो गई। अब आप चाह रहे हो कि मेरी जो खाली कोल माइन है, ये जो एम्प्टी कोल माइन है, इसको कोई मुझसे परचेस कर ले, कोई खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेगा। क्या कोई इसको फ्री में भी लेगा? नहीं लेगा। क्या करेंगे? जमीन के हजारों किलोमीटर नीचे होती है तो कोई यूज नहीं है। तो जितनी भी आपकी माइंस होती हैं, ऑयल वेल्स होते हैं, ऑयल वेल्स, ये सब आपके एग्जांपल हैं किसके? वेस्टिंग एसेट्स के। तो ऐसे एसेट जिसको आपने पहले परचेज करा, फिर आपने यूज किया, लेकिन यूज करने के बाद इसको आप दोबारा रीसेल नहीं कर सकते, तो वो सब आपके क्या कहलाते हैं? वेस्टिंग एसेट्स कहलाते हैं। और वेस्टिंग एसेट्स के मैंने एग्जांपल बताया आपको, जितनी भी आपकी माइंस हैं, आपके ऑयल वेल हैं, ऑयल वेल्स हैं, तो ये सब आपके एग्जांपल्स हैं किसके? वेस्टिंग एसेट्स के। क्लियर है? अब मैं बात करूं कंपनी की। फॉर कंपनी, तो कंपनी के लिए दो तरीके के एसेट्स होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट और एक होते हैं नॉन करंट एसेट। फॉर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी अपने एसेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करती है। वन इज योर करंट एसेट एंड सेकंड इज योर नॉन करंट एसेट। सेकंड इज योर नॉन करंट एसेट। कैसे होता है ये क्लासिफिकेशन? जैसे सपोज करो आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, कब एंड हुआ? 31 मार्च 2021 को आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ। इस डेट को कंपनी अपने सारे एसेट्स की लिस्ट बनाएगी। इस डेट को कंपनी के पास जितनी भी एसेट्स हैं सबकी लिस्ट बनाएगी। फिर इन एसेट्स में से ऐसे एसेट जो आने वाले 12 मंथ्स के अंदर, 12 मंथ्स कब पूरे होंगे? 31 मार्च 2022, यानी इन एसेट्स में से ऐसे एसेट जो विद इन 12 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो तो आपके कहलाएंगे करंट एसेट्स। वो तो आपके क्या कहलाएंगे? करंट एसेट्स कहलाएंगे। और आफ्टर 12 मंथ्स के बाद जो एसेट्स हमारे कैश में कन्वर्ट होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? नॉन करंट एसेट्स। वो हमारे क्या कहलाएंगे? नॉन करंट एसेट। दोबारा समझिए। फॉर सोल प्रॉपर्टीशिप और पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रॉपर्टीशिप और पार्टनरशिप फर्म अपने एसेट्स को मेनली इन 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड करती हैं, जबकि कंपनी
कंपनी अपने एसेट्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करती है, वन इज करंट एसेट एंड सेकंड इज नॉन करंट एसेट। कैसे क्लासिफिकेशन करती है कंपनी अपने एसेट्स का, करंट और नॉन करंट में? जैसे यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2021 को, तो इस डेट को कंपनी क्या करेगी, अपने सारे एसेट्स की लिस्ट बना लेगी। फिर इन एसेट्स में से वो एसेट जो आने वाले 12 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो तो क्लासिफाई होंगे अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट, और दोज एसेट्स which can be converted into cash after 12 months from the accounting year। ये जो अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, इसके 12 मंथ्स के बाद जो असेट्स, अब 12 मंथ्स के बाद का टाइम कुछ भी हो सकता है, तो 12 मंथ्स के बाद जो असेट्स कैश में कन्वर्ट होंगे वो आपकी क्या कहलाएंगे, नॉन करंट असेट्स कहलाएंगे। तो कंपनी के लिए दो ही तरीके के असेट्स होते हैं, वन इज करंट असेट एंड सेकेंड इज नॉन करंट असेट। कैसे होता है क्लासिफिकेशन, कि जिस भी डेट को आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, उस डेट को कंपनी ने अपने सारे असेट्स की लिस्ट बनाई, फिर असेट्स में से वो असेट जो आने वाले 12 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो तो आपकी क्या कहलाएंगे, करंट असेट, और 12 मंथ्स के बाद जो असेट्स कैश में कन्वर्ट होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन करंट असेट्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय लायबिलिटी? एक ऐसा अमाउंट जो बिजनेस को फ्यूचर में, फ्यूचर में किसी आउटसाइड पर्सन को पे करना हो, तो एट प्रेजेंट वो आपकी क्या कहलाएगी, लायबिलिटी कहलाएगी। तो लायबिलिटी क्या होती है, एक ऐसा अमाउंट जो बिजनेस को फ्यूचर में किसी आउटसाइड पर्सन को पे करना है, तो डेट अमाउंट इज कॉल्ड लायबिलिटी। अपन ने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन तो ले लिया, लेकिन इन फ्यूचर हमें वो लोन पे करना है, दोबारा रीपे करना है, तो वो बैंक लोन हमारी क्या है, लायबिलिटी है। बैंक लोन हमारी क्या कहलाएगी, लायबिलिटी कहलाएगी। हमने किसी से क्रेडिट पे गुड्स परचेज करें, तो जिस भी सप्लायर से हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज करें, तो आज तो क्रेडिट में गुड्स परचेज कर लिए, लेकिन इन फ्यूचर हमें उस क्रेडिटर को रीपेमेंट करना है, उस क्रेडिटर का पेमेंट करना है। तो ये जो हमारा सप्लायर है, हमारा क्रेडिटर है, ये हमारी क्या है, लायबिलिटी कहलाएगी। तो एक ऐसा अमाउंट जो बिजनेस को फ्यूचर में किसी आउटसाइड पर्सन को पे करना हो, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है। ये हमारी क्या कहलाएगी, लायबिलिटी कहलाएगी। क्लियर है लायबिलिटी क्या होती है? अब वापस वही बात, फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म, liabilities can be divided into mainly two parts. One is fixed liability, इसका दूसरा नाम होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सेकंड इज करंट लायबिलिटी, और इसी का दूसरा नाम होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिक्स्ड लायबिलिटी क्या होती है, ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट अपन 12 मंथ्स के बाद तक कर सकते हैं। ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट 12 मंथ्स के बाद होगा, जिसका पेमेंट हम आफ्टर 12 मंथ्स के बाद करेंगे, तो वो हमारी फिक्स्ड लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। दोज लायबिलिटी विच कैन बी रीपे आफ्टर द 12 मंथ्स, ऐसी लायबिलिटी जिसका हम 12 मंथ्स के बाद भी रीपेमेंट कर सकते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, फिक्स्ड लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एंड व्हाट इज करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दोज लायबिलिटी विच कैन बी रीपे विद इन 12 मंथ्स, ऐसी लायबिलिटी जिसका हमें पेमेंट विद इन 12 मंथ्स करना है, 12 मंथ्स के अंदर हमें जिन लायबिलिटीज का रीपेमेंट करना है, वो हमारी क्या कहलाएगी, करंट लायबिलिटी या लॉन्ग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बैंक से लोन लिया, हमने बैंक से सपोज करो 10 लाख का लोन लिया, तो बैंक हमसे ये नहीं कहता कि इसको आने वाले 3, 4, 5 मंथ्स के अंदर दोबारा रीपे करना है। हम बैंक से इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं
5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर्स की, और धीरे धीरे करके अपन इस लोन को रीपे करते हैं। यानी जो बैंक से हमने ये लोन लिया है इसका रीपेमेंट अपन 12 मंथ्स के बाद तक कर सकते हैं। तो बैंक लोन हमारी कौन सी लायबिलिटी हो गई? बैंक लोन कोई हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिक्स्ड लायबिलिटी हो गई। इसी तरीके से सपोज करो आपने क्रेडिट में गुड्स परचेस करे सप्लायर से, तो सप्लायर आपसे ऐसा थोड़ी कहेगा कि आराम से 2, 4, 5, 6 साल बाद दे जाना पेमेंट। वो मैक्सिमम आपको 1 मंथ और 2 मंथ्स की क्रेडिट देगा, इससे ज्यादा की क्रेडिट नहीं देगा। तो यानी ये जो हमने अभी क्रेडिट में गुड्स परचेस करे हैं इसका पेमेंट हमें विद इन 12 मंथ्स करना है। 12 मंथ्स के अंदर हमें इसका पेमेंट करना है। तो ये जो सप्लायर हो गई ये हमारी कौन सी लायबिलिटी हो गई? करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ओके, इसी तरीके से अपन बात करते हैं फॉर कंपनीज। फॉर कंपनी के लिए दो तरीके की लायबिलिटी होती है। एक होती है करंट लायबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी है नॉन करंट लायबिलिटी। अब बात आती है कंपनी अपनी लायबिलिटीज को करंट और नॉन करंट लायबिलिटी में किस तरीके से क्लासिफाइड करती है। जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2021 को, तो इस डेट को कंपनी क्या करेगी? अपनी सारी लायबिलिटीज की लिस्ट बनाएगी। सारी लायबिलिटीज की लिस्ट बनाई। अब इसमें से ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट विद इन 12 मंथ्स के अंदर हो जाएगा, आने वाले 12 मंथ्स के अंदर इसमें से जिन लायबिलिटीज का पेमेंट हम कर देंगे वो तो कहलाएंगी करंट लायबिलिटी, और 12 मंथ्स के बाद यानी 31 मार्च 2022 के बाद जिन लायबिलिटीज का पेमेंट होगा वो सब कहलाएंगी नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2021 को हमारे पास बैंक लोन था कितने का? 5 लाख का। तो 31 मार्च 2021 को हमारे पास ये जो बैंक लोन है 5 लाख का, इसमें से 1 लाख के लोन का रीपेमेंट अपन नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर कर देंगे। इस 5 लाख में से 1 लाख रुपीस के लोन का पेमेंट हम विद इन 12 मंथ्स के अंदर कर देंगे। तो 5 लाख में से 1 लाख तो अपन शो करेंगे कहां पे? करंट लायबिलिटी में, और बाकी का जो 4 लाख है वो कहां पे शो होगा? नॉन करंट लायबिलिटी में। यही चीज अगर यहां पे होती, कहां पे? सोल प्रॉपर्टीशिप और पार्टनरशिप फर्म के केस में होती, तो पूरा का पूरा लोन, पूरा का पूरा 5 लाख का लोन कहां पे क्लासिफाई होता? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। लेकिन कंपनी में हम उसको इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे कि जो भी हमारी लायबिलिटीज हैं उन लायबिलिटीज में से ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आप विद इन 12 मंथ्स के अंदर कर रहे हो उसको तो क्लासिफाई करोगे करंट लायबिलिटी में, और 12 मंथ्स के बाद जिन लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे उनको आप क्लासिफाई करेंगे कहां पे? नॉन करंट लायबिलिटी में। जैसे आपका बैंक लोन है 5 लाख का, इसमें से 1 लाख का पेमेंट आप विद इन 12 मंथ्स के अंदर कर रहे हैं, तो 1 लाख तो क्लासिफाई होगा अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटी, और रिमेनिंग 4 लाख क्लासिफाई होगा अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर? Now next term is purchase। परचेज का मतलब क्या होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में इस परचेज वर्ड का मतलब क्या होता है कि अपन कोई भी चीज जब बाय करते हैं तो अपन बोलते हैं कि हमने परचेजिंग करी, लेकिन हमारे बिजनेस या फिर अकाउंट्स में परचेज वर्ड को केवल एक ही जगह यूज किया जाता है। कब? कि जो हमारा बिजनेस है, जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो गुड्स अपन खरीदते हैं। गुड्स क्या होते हैं? जैसे मेरी मेडिकल की शॉप है, गुड्स होते हैं बेसिकली। गुड्स क्या होते हैं? जिसको हम बिजनेस में डेली परचेज एंड सेल करते हैं, तो वो हमारे बिजनेस के गुड्स कहलाते हैं। गुड्स क्या होते हैं? कि जिसको हम अपने बिजनेस में डेली परचेज एंड सेल कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस के गुड्स कहलाते हैं। जिस भी चीज की बिजनेस में डेली परचेज, डेली सेल हो रही है तो वो हमारे बिजनेस की क्या कहलाएंगे? गुड्स कहलाएंगे। तो जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो गुड्स हमने खरीदे हैं, तो जब हम गुड्स खरीदते हैं
तो उसी केस में उसी कंडीशन में हम अकाउंट्स में, अब बिजनेस में ये परचेज वर्ड यूज करते हैं। हमने गुड्स खरीदे तो अपन बोलेंगे कि हमने परचेज करी, हमने परचेज करी, ठीक है ना। जैसे मेरी मेडिकल की शॉप है, काय की शॉप है, मेडिकल की, तो मैंने वहां पे अपनी शॉप पे मैंने मेडिसिन परचेज करी, तो मेडिसिन मेरे लिए गुड्स होंगे। मेरी मेडिकल की शॉप है तो मैं अपनी मेडिकल की शॉप पे डेली मेडिसिन को सेल और परचेज करूंगा ना, तो मेडिसिन मेरे लिए क्या होगी, गुड्स हो गई। तो ये जो मेडिकल की शॉप पे मैंने जो मेडिसिन परचेज करी हैं, तो जब मेडिसिन मैं परचेज करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने परचेज करी है, मैंने क्या करी है, परचेज करी है। अगर मैं उस मेडिकल की शॉप पे मैंने एक प्रिंटर परचेज करा या कंप्यूटर खरीदा, तो मेडिकल की शॉप पे प्रिंटर या कंप्यूटर उसके गुड्स नहीं है, तो उस ये जो कंप्यूटर या प्रिंटर अपन ने खरीदा है, इसके लिए अपन परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, इसके लिए अपन परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे। अभी अपन ने स्टेशनरी की शॉप खोली थी, तो हमारा मेन बिजनेस क्या था, स्टेशनरी। स्टेशनरी, तो स्टेशनरी को अपन अपनी स्टेशनरी की शॉप में डेली स्टेशनरी को परचेज सेल करेंगे, तो स्टेशनरी की शॉप में स्टेशनरी क्या हो गई, गुड्स हो गई। तो जब एक स्टेशनरी की शॉप पे जब अपन स्टेशनरी परचेज करेंगे तो वही आपकी क्या कहलाएगी, परचेज कहलाएगी। अपन ने उस स्टेशनरी की शॉप पे कोई फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर परचेज करा, तो उसके लिए अपन परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो समझ में आई क्या बात आपको कि बिजनेस या अकाउंट्स में ये परचेज वर्ड कब यूज होता है, कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जब हम गुड्स खरीदते हैं तो वही हमारे बिजनेस या अकाउंट्स में परचेज कहलाती है। उसी गुड्स की परचेज को हम अपने बिजनेस में परचेज में इंक्लूड करते हैं, और किसी भी चीज की और कोई अदर चीज अगर खरीदेंगे एक्सेप्ट गुड्स, और कोई अदर चीज अगर आप परचेज करते हो तो उसकी परचेज को आप अपनी परचेज में इंक्लूड नहीं करोगे। तो बिजनेस या अकाउंट्स में परचेज का मतलब क्या है कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो गुड्स हमने खरीदे हैं वही हमारी क्या कहलाती है, परचेज कहलाती है। क्लियर है पॉइंट परचेज का, कि बिजनेस या अकाउंट्स में परचेज के अंदर क्या इंक्लूड होगा, परचेज इंक्लूड्स परचेज ऑफ गुड्स ओनली, राइट। तो परचेज क्या होगी, परचेज की डेफिनेशन क्या होगी, when we purchase goods in the business, then this purchase is called purchase of goods। ठीक है ना, कि जो भी गुड्स अपन खरीद रहे हैं, जो भी गुड्स हम खरीदेंगे, जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो गुड्स हमने बाय करें उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज बोलेंगे। इसके सिवा और कोई भी चीज परचेज में इंक्लूड नहीं होती। इसी तरीके से होती है आपकी परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो गुड्स हमने परचेज करे थे, उससे जब हम अपने सप्लायर को वापस रिफंड कर देते हैं, वापस लौटा देते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, परचेज रिटर्न कहलाती है। मेरी मेडिकल की शॉप है, मैंने मेडिसिन परचेज करी, बाय चांस उन मेडिसिन में से कुछ मेडिसिन एक्सपायरी डेट की आ गई, तो मैंने उन मेडिसिन को वापस अपने सप्लायर को रिफंड कर दिया, वापस लौटा दिया, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कहलाएगी। मैंने अपनी मेडिकल की शॉप पे वो प्रिंटर परचेज किया था, प्रिंटर खरीदा था, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, मैंने वापस लौटा दिया उसको, तो उसको परचेज रिटर्न नहीं बोलेंगे। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो गुड्स हमने खरीदे थे उसको जब हम वापस रिफंड करेंगे, वापस लौटाएंगे, तो वही हमारे बिजनेस में क्या कहलाएगी, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कहलाएगी। इसके सिवा और किसी चीज को अपन परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड नहीं बोलेंगे। क्लियर है। इसी तरीके से ये है आपकी सेल्स। सेल्स क्या होती है कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड गुड्स जब हम सेल करते हैं तो उसी की सेल को हम अपने बिजनेस या अकाउंट्स में सेल्स में इंक्लूड करते हैं। इसके सिवा और किसी भी चीज को सेल्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। समझ में आई बात कि जो मेन हमारा बिजनेस है, जैसे हमारी मेडिकल की शॉप है,
वहां पे अपन अपन मेडिसिन को सेल कर रहे हैं, तो वो ही हमारी सेल्स कहलाएगी। उस मेडिसिन की सेल को ही हम इस सेल्स में इंक्लूड करेंगे। वो जो मेडिसिन थी ना, जो मेडिसिन परचेस करते हैं, वो बड़े बड़े कार्टन्स में पैक होके आती हैं। तो वो जो कार्टन्स थे, खाली कार्टन, हमने उसको किसी रद्दी वाले को बेच दिया, तो वो जो कार्टन आपने बेचे हैं, उस कार्टन की सेल को सेल्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेल्स को, सेल वर्ड का मतलब क्या है बिजनेस या अकाउंट्स में, कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो गुड्स हम बेच रहे हैं, वही हमारी क्या कहलाएगी, सेल्स कहलाएगी। मेरी स्टेशनरी की शॉप है, वहां पे मैं स्टेशनरी का सामान बेच रहा हूं, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, सेल्स कहलाएगी। अब स्टेशनरी की शॉप पे, मेरी स्टेशनरी की शॉप पे मेरा कंप्यूटर पुराना हो गया था, मैंने उसको सेल कर दिया, तो वो उसको मैं अपनी सेल वर्ड में यूज नहीं करूंगा। तो सेल का मतलब क्या होता है, जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो गुड्स हम बेचते हैं मार्केट में, वही हमारी क्या कहलाती है, सेल्स कहलाती है। इसी तरीके से होता है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड गुड्स जो हमने अपने कस्टमर को सेल करे थे, अगर कस्टमर उन गुड्स को वापस रिटर्न कर देता है, वापस लौटा जाता है, तो उसी को क्या बोला जाएगा, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, या फिर उसी को क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड। कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड गुड्स जो हमने सेल करे थे, उससे अगर हमारा कस्टमर वापस रिफंड कर दे, वापस लौटा जाए, तो वही हमारी क्या कहलाएगी, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। तो ये जो चार वर्ड हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल और सेल्स रिटर्न, ये बिजनेस या अकाउंट्स में कब यूज होते हैं, गुड्स के लिए यूज होते हैं। जब हम गुड्स को परचेज और सेल करेंगे, तभी इन वर्ड हम अपने बिजनेस या अकाउंट्स में यूज करते हैं। इसके सिवा और कोई भी चीज परचेज या सेल करेंगे तो इन चार वर्ड्स को आप यूज नहीं करेंगे। और गुड्स का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, कि हमारे बिजनेस में डेली रूटीन लाइफ में जिन चीजों की हम परचेज और सेल करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, गुड्स कहलाते हैं। बताइए, यहां तक की सारी टर्म समझ में आई क्या आपको?